तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का हमने जो है वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं, इसकी वीडियो डालना हमने स्टार्ट कर दी है। जब से पहले हमने इसमें केपलर लॉ पढ़े थे, केपलर के 3 लॉ क्या होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन का प्रूफ किस तरीके से देना है वो भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, फिर हमने क्या करा, उसमें हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था कि ग्रेविटी का क्या लॉ होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटी का कॉन्स्टेंट जी क्या होता है, कैपिटल जी, और उस कैपिटल जी का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण टोटल एसिलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही हमने इस वीडियो में देखना है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, देखो हमारे पास एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो हमें को क्या करना है, यहाँ पे अर्थ कंसीडर करनी है। तो सबसे पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी है, कुछ बात लिखी है, तो आपको ये बात जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है कि द अर्थ कैन बी इमेजिन टू बी अ स्फीयर मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। मतलब अर्थ को ना बहुत सारे स्फेरिकल कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल से मिलकर माना जा सकता है। यानी कि अर्थ को आप ऐसे मान सकते हैं कि अर्थ जो है एक स्फीयर, फिर ये दूसरा स्फीयर, और भी स्फीयर ले सकते हैं। तो ये अर्थ की जो है ना आउटर सरफेस है, मैंने यहाँ पे अर्थ बना रखी है, इस ये अर्थ की सरफेस है। ये जो मैंने यहाँ पे डार्क क्या करा है, सर्कल खींचा है। ठीक है, तो डार्क सर्कल जो है वो अर्थ की आउटर सरफेस को दिखा रहा है। उसके अंदर हमने अर्थ की सरफेस के अंदर क्या करा है, हम याद रखना है, तो जो ये सरफेस बोल रहा हूं ना मैं, ये सरफेस पे हम यहाँ पे हम इस सरफेस पे रहते हैं। ठीक है ना, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, इस सरफेस पे हम सब रहते हैं और इसके अंदर हमने एक स्पेरिकल सेल और मान लिया ये वाला। ठीक है ना, तो अर्थ को हम बहुत सारे स्पेरिकल सेल से हम मिलके मान सकते हैं और उन सारे स्पेरिकल सेल का जो सेंटर है ना यहाँ पे रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब उसने बोला विद द स्मॉलेस्ट वन एट द सेंटर, जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा वो कहां पे होगा, स्मॉलेस्ट स्फीयर कहां पे होगा, सेंटर पे ही तो होगा स्मॉलेस्ट स्फीयर। और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे स्फीयर का रेडियस बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जो स्फीयर होगा लार्जेस्ट होता चला जाएगा। एंड द लार्जेस्ट स्फीयर इज एट द इट्स सरफेस। तो दोबारा पढ़ते हैं, इसको क्या लिखा है, द अर्थ कैन बी इमेजिन टू बी अ स्फीयर मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स विद द स्मॉलेस्ट वन एट द सेंटर, स्मॉलेस्ट जो सेल होगा वो सेंटर पे होगा, एंड द लार्जेस्ट वन एट इट्स सरफेस, और लार्जेस्ट जो स्पेरिकल सेल होगा उसकी सरफेस पे होगा। अब हम बात कर रहे हैं एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर अ मास m। हमें एक मास m कंसीडर करना है, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है जिसका मास m है, सिचुएटेड या फिर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, जो क्या सेंटर से क्या है, अर्थ की सेंटर से r डिस्टेंस पे लोकेट है इस p पॉइंट पे। ठीक है ना, तो ठीक हो गया। जैसे ही हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने जिसका मास m था, उसको हमने इस वाले p वाले पॉइंट पे लोकेट मान लिया, सिचुएटेड मान लिया। तो हमें क्या करना है, इस r रेडियस का ना एक स्फीयर खींच देना है यहाँ पे। ठीक हो गई बात, तो r रेडियस का आपने एक स्फीयर खींच दिया। तो ये जो r रेडियस का स्फीयर है ना, तो ये स्फीयर का मास आपको कंसिडर करना है, एंड द मास ऑफ द रेडियस r, एंड द क्या लिखा, एंड द मास ऑफ द रेडियस r आर एम आर। कहने का मतलब क्या है, जो रेडियस आर वाला जो स्पीयर है ना, ये वाला, इस स्पीयर का जो मास है ना वो एम आर है। थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसीडर अ मास एम, एक मास एम कंसीडर करना है आपको, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है पी पॉइंट पे, जो अर्थ की सरफेस से अंदर रखा हुआ है। देखो अर्थ की सरफेस तो ये है, हम तो यहाँ पे है ना, हम तो यहाँ रहते हैं, तो इसके अंदर रखा हुआ है कुछ यहाँ पे एम, जो सेंटर से आर दूरी पर। दस द फोर्स ऑन द मास एम, तो इस मास एम पे लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड होगा भाई इस पे, तो आपको अगर याद होगा तो जी एम, एम, एम क्या है भाई, एम मास है, किसका मास हो जाएगा एम। अब ये वाले स्पेयर की मास की बात करेंगे हम, ध्यान रखना है आपको, ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये वाले स्पेयर पे की सरफेस पे। तो ये वाले स्पेयर की कोई बात नहीं, मतलब इस सरफेस की कोई बात नहीं करेंगे। एक्चुअली में जो अर्थ है ना, वो अर्थ टोटल यहां से ये वाला सरफेस है अर्थ का, ये वाला सरफेस, तो अर्थ तो कंप्लीटली ये वाली है, लेकिन अर्थ के अंदर हमने एक और सेल कंसीडर कराइए और उस सेल की सरफेस पे ये वाला मास कंसीडर कर लिया, तो हम केवल इसी स्पेरिकल सेल का मास लेंगे, ये वाले स्पेरिकल सेल का। और इस स्पेरिकल सेल का मास मैंने क्या माना है, एम आर माना है, तो एम आर रख देंगे। और दूसरा मास क्या हो जाएगा, ये वाला एम, तो स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर निकल के आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे रखाना है ये पी वाले पॉइंट पे, और जैसे हमने उस पी वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा, तो हमने क्या करा, तुरंत हमने सेंटर से उसकी डिस्टेंस आर मानी थी, तो आर रेडियस के हमने एक स्फीयर खींच दिया, और ये जो स्फीयर खींचा, इस स्फीयर का मास हमने एम आर मान लिया, स्मॉल एम कैपिटल एम आर मान लिया। ठीक है ना, तो इस स्फीयर का मास कैपिटल एम आर हो गया और इस ऑब्जेक्ट का मास एम हो गया। इन दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम आर एम अपॉन आर स्क्वायर, जो हमने ग्रेविटी के लॉ में पढ़ा है, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पहले अर्थ, मान लो ये वाला तो अर्थ है ना, तो ये अर्थ का सरफेस है, तो यहां से यहां तक की जो रेडियस है ना, ये वाली आपको रेडियस दिखाई दे रही है, इसको आर ई कंसिडर कर लो आप, यानी कि ये अर्थ की रेडियस है ना एक्चुअल में, तो यहां से यहां तक अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ की सरफेस, तो कहने का मतलब ये अर्थ की क्या होगी, रेडियस होगी। अगर आप बात करेंगे ना अर्थ के मास की, मान लो अगर आपको अर्थ का मास कैलकुलेट करना है, मान लो, तो अर्थ का मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
तो आपको एक चीज, एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो मैंने आपको बताया था डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं जनरली, किससे दिखाते हैं? रो से, डी से, रो से, किसी से भी दिखा लो आप, बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो है क्या एक्चुअल में। तो रो बराबर कैपिटल एम अपॉन वी, यानी कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना? मास। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ, जिसको हम रो मान रहे हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ को वी लिख दो अभी, है ना। और एम ऑफ ई, मास ऑफ द अर्थ कैसे निकलेगा? रो को रो ही रहने दो। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ में क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कैसे निकालोगे? स्पेयर, क्या है? अर्थ जो क्या है, एक स्पेयर की तरह कंसीडर करा ना हमने यहाँ पे। हमने बोला अर्थ इज स्पेयर, अर्थ क्या है? एक स्पेयर है। तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे आर ना लेके क्या लेंगे आप? आर ई ले लेंगे, ध्यान रखना ना, आर ई मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आपके पास जो अर्थ का मास निकल के आ जाएगा ना, वो निकल के आएगा 4/3 पाई आर ई का, ई कैपिटल ले लो, आर ई का क्यूब, क्यूब होगा ये, ध्यान रखना है, और इंटू रो। रो क्या होगी? डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब ये तो बात होगी अर्थ के टोटल मास की, तो इसको आप कुछ भी इक्वेशन मान के कंसीडर कर लो। ये तो अर्थ के मास की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एम ई लिखा है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इस वाले स्पेयर के मास की। तो इस वाला स्पेयर का मास कितना है? एम आर। तो एम आर को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? एम आर बराबर हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी किसकी? इस वाले स्पेयर की। तो इस वाले स्पेयर की डेंसिटी कितनी होगी? जितनी अर्थ की होगी, क्योंकि ये भी तो अर्थ का ही पार्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो इस वाले स्पेयर की जो डेंसिटी होगी ना, वो भी रो ही होगी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होगा इस वाले स्पेयर का? इस वाले स्पेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इस वाले स्पेयर की रेडियस हमने स्मॉल आर कंसीडर की है। तो एम आर आप यहां पे से कैलकुलेट कर चुके हैं। एम आर की वैल्यू जो निकल के आई रो, या फिर आप ऐसे लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब और रो, ठीक है ना। तो एम आर की वैल्यू हम यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर चुके हैं कि एम आर की वैल्यू क्या आएगी। अब आपकी जो एम आर की वैल्यू निकली ना, ये एम आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एम आर इन द इक्वेशन फर्स्ट, और आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट? इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास जी एम कैपिटल एम आर स्मॉल एम, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो एफ बराबर जो आ गया, जी एम आर की वैल्यू आप अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और रो उसकी डेंसिटी अर्थ की इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो इस आर स्क्वायर से ये कट गया, तो आपके पास जो एफ की वैल्यू आ गई ना, वो आपके पास कितनी निकल के आएगी? वो निकल के आ रही है आपके पास जी 4/3 भी लिख दो, 4/3, पहले 4/3 पाई लिख दो, 4/3 पाई और स्मॉल आर, एक आर बच गया, इंटू रो हो गया, इंटू एम हो गया, और कैपिटल जी भी। इस तरीके से इतनी वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है ना। अभी आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो और क्या कर सकते हैं। देखो इसमें एफ बराबर, मैंने क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 4/3 पाई और आर ई क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं आर ई क्यूब से क्या करूंगा? यहाँ पे डिवाइड भी करूंगा, और बाकी चीजें, जितनी चीजें बच रही हैं उसे लिख दो, रो, आर, रो, एम और कैपिटल जी, इतनी चीजें बची। तो इन चीजों को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आप ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, आर ई क्यूब से उसे डिवाइड भी कर दिया। तो एक्चुअली में आपके पास क्या क्या बचा है? देखो एफ बराबर, तो देखो अगर आप इसको देखेंगे 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया अर्थ का, ठीक है। इसको आप क्या लिख देंगे? 4/3 पाई आर ई क्यूब को आप ऐसे लिख दो, और इसके साथ डेंसिटी का भी टर्म लिया हो। ये क्या हो गया? देखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और मल्टीप्लाई में क्या बचा है? देखो मल्टीप्लाई में आपके पास बचा है आर इंटू एम इंटू जी, और अपॉन में बच गया आपके पास आर ई क्यूब। समझ में आ रही बात ये क्या हो रही है? देखो ये तो मैंने बॉक्स में ऐसे बना दिया, लेकिन इसको आप ओपनली रखेंगे ना, और मल्टीप्लाई बीच में। तो F बराबर आपके पास क्या आ गया? देखो ये जो है, देखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और ये अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम इंटू आर इंटू जी अपॉन आर ई का क्यूब। देखो कितनी चीजें यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी, क्या क्या करा हमने, आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप एफ को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई स्मॉल आर भी लिख लो, और अपॉन में आर ई क्यूब लिख लो। जैसे जैसा आंसर आया वैसे वैसा लिख लो आप। तो फोर्सेस बिटवीन द मास एंड द अर्थ इस तरीके से निकल के आ गया। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है, वो क्या रखा हुआ है? अर्थ के अंदर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? अर्थ के अंदर, इनसाइड रखा हुआ है। तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन इंटू आर मल्टीप्लाई आर ई का क्यूब। तो इतना हमने अभी तक कैलकुलेट हम इसे कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सी बात रह गई है इसमें कि क्या चीजें, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और तो आप एफ तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं। अब मान लो क्या कहते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट इनिशियली पहले अंदर रखा हुआ है ना। अब मान लो केस मानना है, थोड़ा सा क्या केस कंसिडर करना है। मान लो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? सरफेस पे ही रखा हुआ है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर ई। देखो हमने क्या किया था, एक सरफेस लिया था ऐसे, और ये अर्थ का सरफेस माना था बड़ा वाला। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ की रेडियस है आर ई, और यहाँ पे हमने मास रखा था एम। अब ये मास यहाँ पे ना होके बोला मास यहीं पे वापस आ गया। तो मास यहाँ पे वापस आ गया, तो क्या बच जाएगी? रेडियस आर ई बच जाएगी, यानी कि आर की जगह आप क्या रख सकते हैं? आर ई, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपके पास जो एफ का फॉर्मूला जो हम लास्ट पेज में हमने जी एम
इंटू एम ई इंटू स्मॉल आर बनाया था, स्मॉल आर की जगह आप आर ई रख दो और इधर आर ई क्यूब कर दो, तो देखो आर ई से ये कट गया, तो आपके पास एफ की वैल्यू आ गई जी एम एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के बराबर होता है के अकॉर्डिंग होता है एफ इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन। तो यहाँ पे एसेलरेशन की बात थोड़ी होगी, यहाँ पे तो होगी एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो एक की जगह आप जी रखेंगे, स्मॉल जी क्या है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण अर्थ में ग्रेविटी एसेलेशन यानी कि एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो आप इस एफ की जगह ना यहाँ पे एम जी रखेंगे, स्मॉल एम जी, तो ये हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई का क्यूब। ठीक है, इस एम से ही एम गया, तो आपके पास एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए ये है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे ना, जी की वैल्यू रखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, मास ऑफ अर्थ रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे, तो आपकी जो जी की वैल्यू है ऑन द अर्थ सरफेस अप्रोक्सीमेट 9.8 या फिर 10 निकल के आ जाएगी, 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमने निकाल दिया एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आप देख लो, क्या क्या हमने इसमें करा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने समझने के लिए मास ऑफ अर्थ आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और हमने यहाँ पे क्या चीज़ नहीं सीखी कि अर्थ को जो है हम बहुत सारे स्पेरिकल सेल से मिलकर मान सकते हैं और उन सबका मास अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन पूरे अर्थ की डेंसिटी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। और पूरे हमने सॉल्व करके लास्ट में निकाला क्या, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू इतनी निकल के आई, या फिर जिसको हम ये भी बोल सकते हैं जब हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको और कुछ नए टॉपिक चाहिए, कुछ नए न्यूमेरिकल्स चाहिए, कुछ नई एमसीक्यू चाहिए, कुछ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, एक्स्ट्रा बातें चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, तो आप मेरे को बोल सकते हैं। थैंक यू।